माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैचिंग प्रिंसिपल। आप सभी जानते हैं हमारा करंट चैप्टर जो चल रहा है अकाउंटिंग सीरीज में, वो कौन सा चल रहा है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में आज हमारा ये लास्ट कंसेप्ट होने वाला है, दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। इससे पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो एडुकॉम चैनल पर आप अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं सीरीज में, वो आप इजीली वहां से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैचिंग प्रिंसिपल को। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? एज पर दिस प्रिंसिपल, व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कि मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड, देन यू नीड टू चार्ज ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड अगेंस्ट दैट रिवेन्यू ओनली। ये समझना नहीं है आपको, जो मैं बोलूंगी आपको वो समझना है। ये तो जो बुक्स में डेफिनेशन लिखी होती है वो है। अब पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद इस डेफिनेशन को पढ़िएगा, आपको खुद पर खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरी बात ये है कि जब भी आप एक अकाउंटिंग ईयर के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हो, दैट मीन्स जब भी आप एक अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और वेरियस अदर अकाउंट्स बनाओगे, तो उस साल में जितनी भी आपकी इनकम रिकॉर्ड करोगे, मतलब जितने भी आपको रिवेन्यू अर्न हुए हैं और आप वो आपके उस ईयर के हैं जिसके लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस इनकम को अर्न करने के लिए जो आपने उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में अर्न की है, उस इनकम को अर्न करने के लिए जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चे किए हैं वो उसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करने हैं। ये कंसेप्ट बोलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपने कोई खर्चा अभी एडवांस में दे दिया है किसी को, मतलब कोई एक्सपेंडिचर जो आपका नेक्स्ट ईयर में देना था आपको, बट वो आपने अभी एडवांस में दे दिया है, तो उसकी एंट्री हम इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपको इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाना है, वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है। उसी तरह से सपोज कीजिए कोई इनकम है जो कि आपकी नेक्स्ट ईयर में होने वाली थी, बट वो आपको एडवांस में दे दी गई है। आपके मतलब जो भी आपके कस्टमर होंगे जिन्होंने आपको वो इनकम अर्न करवानी थी, उन्होंने वो एडवांस में आपको दे दी है, तो वो जो है इनकम अगर वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो वो आप इस ईयर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं कर सकते। सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जो अकाउंटिंग ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ वही इनकम की एंट्रीज और सिर्फ उन्हीं एक्सपेंडिचर की एंट्रीज होगी जो इस साल से रिलेटेड हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने जो है क्या करना है, वेट फॉर अ सेकंड गाइस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रही है अकाउंटिंग ईयर 2020 टू 2021। आपने इस साल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इनकम अर्न की है, दैट मीन्स उसको रिवेन्यू हुआ है, उसने सेल्स की कितने रुपीस की? 25 लाख की। ठीक है, 25 लाख का रिवेन्यू अर्न हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इस अकाउंटिंग ईयर में। इतनी आपकी सेल्स हुई हैं, तो सेल्स करके जो पैसा मिला कस्टमर से वो आपकी इनकम है, आपका रिवेन्यू है। बट इस सेल्स को अर्न करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ खर्चा भी करा होगा, कुछ एक्सपेंडिचर भी करा होगा, राइट? किया होगा ना। सपोज कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कमीशन जो एजेंट्स होते हैं उन्हें अपॉइंट कर रखा था और उनके थ्रू सेल्स किया है अपने गुड्स को, तो क्या होगा? कमीशन एजेंट को जितनी कमीशन उससे हमने एग्रीमेंट में लिखवाई थी उतनी देनी पड़ेगी, वो आपका खर्चा होगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? तो सपोज कीजिए कमीशन एजेंट को आपने 10,000 रुपए देने हैं। ठीक है, 10,000 रुपए आपने कमीशन एजेंट को देने हैं। तो ये जो है 25 लाख की आपकी इनकम है, इसको अर्न करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर आपने किए होंगे। उसमें से मैं एक छोटा सा एक्सपेंडिचर अभी आपको बता रही हूँ कि आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया था, उस एजेंट को आपने जो है कमीशन देनी है और वो कमीशन है 10,000। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इस इनकम को अर्न करने के लिए किया गया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है,
और ये जो इनकम है ये किस अकाउंटिंग ईयर में अर्न हुई है, इस वाले अकाउंटिंग ईयर में अर्न हुई है। तो ये इनकम जिस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करोगे उसी अकाउंटिंग ईयर में आपको ये एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड करना है। ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है। बट दूसरी बात जो ये बोलता है वो ये, सपोज कीजिए आपने कमीशन एजेंट को एडवांस में इनकम दे दी, दैट मीन्स एडवांस में पेमेंट कर दी उसको उसकी कमीशन के रिगार्डिंग। इनकम तो क्या देनी थी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने क्या बोला कि कमीशन एजेंट को आपने नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट मीन्स 2021 2022 के लिए आपने कमीशन एजेंट को एडवांस में पेमेंट कर दी ₹10,000 की, कि क्या कर दी, एडवांस में पेमेंट कर दी कमीशन की, कि अगले साल के लिए भी मैं आपको अभी पैसे दे रही हूँ, आपने अगले साल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना है और मेरे गुड्स को कस्टमर्स को सेल करना है। तो ये जो उसने एक्सपेंडिचर किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये 10,000 रुपये एडवांस में दे दिए हैं कमीशन एजेंट को, तो ये 10,000 रुपये क्या इस इनकम को अर्न करने के लिए दिए गए हैं? नहीं ना, ये उस इनकम को अर्न करने के लिए दिए गए हैं जो इस साल होगी, जो कि अभी हुई भी नहीं है, जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये जो 10,000 रुपये हैं जो एडवांस में आपकी कंपनी ने दे दिए हैं, दैट मीन्स जो एडवांस में आपकी कंपनी ने पे कर दिए हैं कमीशन एजेंट को, वो इस साल से रिलेटेड नहीं होंगे, ये इस साल से रिलेटेड हैं। तो इनकी एंट्री, चाहे आपने इस साल पे किए हैं, इसी साल पे किए हैं, बट अगले साल के लिए पे किया है ना, तो वो अगले साल ही रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर से जो इनकम अर्न होगी वो इस अकाउंटिंग ईयर में होगी, इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है। और सिमिलरली यही सेम कंसेप्ट हमारी इनकम्स पर भी अवेलेबल होता है। ये तो हमने पैसा देना था, सपोज कीजिए किसी से पैसा आपको लेना है, अगर जिससे आपको पैसा लेना है तो वो पैसा सिर्फ इस अकाउंटिंग ईयर में तभी रिकॉर्ड करोगे अगर वो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। अगर वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसकी एंट्री करोगे। सपोज कीजिए आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को, ऑर्गेनाइजेशन की किसी प्रॉपर्टी को क्या कर रखा है, रेंट पर दे रखा है, तो इस अकाउंटिंग ईयर का जो रेंट होगा, दैट मीन्स 2020 से 2021, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो रेंट होगा वो आप क्या करोगे, इस अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करोगे, जो आपको रेंट इनकम मिलेगी। ठीक है, और जो मान लीजिए आपको इनकम आपके कस्टमर से एडवांस में मिल गया, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर आगे दे रखा था और उसने आपको क्या दे दिया है, आपके किराएदार ने आपको क्या दे दिया, एडवांस में इनकम दे दी है, एडवांस में पेमेंट कर दी है रेंट की, तो वो जो आपकी इनकम है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो वो आप इस साल रिकॉर्ड नहीं करोगे, वो आप अगले साल ही रिकॉर्ड करोगे। और ये जो 4 चीजें होती हैं इस तरह से, एक तो होते हैं एक्सपेंडिचर और एक होते हैं इनकम। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं। एक्सपेंडिचर हमारी 2 कैटेगरीज होती हैं, कि जो हमने क्या कर दिया है, कि जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, जो एक्सपेंडिचर हमने क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। और एक एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि जो आपने अभी पे किए ही नहीं हैं, जो आपने एडवांस में पे कर दिए, जैसे मैंने आपको ऊपर कमीशन एजेंट वाला एग्जांपल दिया था, वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और सपोज कीजिए आपकी 10,000 की पेमेंट जो इस साल की बनती थी वो आपने सिर्फ 5,000 ही दी, सिर्फ 5,000 दी, और आपने अपने कमीशन एजेंट को कहा कि 5,000 मैं बाद में दे दूंगा। इसने तो वो आपने ये एक्सपेंडिचर आपका ड्यू हो गया, दैट मीन्स आपको इसी साल पे करना था, ये एक्सपेंडिचर ड्यू हो चुका है, आपको इस साल की ही पेमेंट करनी थी, बट आपने दी सिर्फ 5,000। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 5,000 रिकॉर्ड करोगे? 5,000 जब दोगे तब रिकॉर्ड करनी है? नहीं, मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बताया था, एक्रूअल कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, उस कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक्सपेंडिचर या जब कोई इनकम एक्रू हो जाती है, हम उसे तभी क्या कर लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है कि ये आपका जो है क्या है, कि जो आपकी जो एक्सपेंडिचर था ये क्या हो चुका था, ड्यू हो चुका था, और हमें ये पे करना था। तो चाहे आप इसे अभी पूरा पे करो चाहे ना करो, पर एंट्री पूरे 10,000 के लिए होगी, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर आपका हो चुका है। ठीक है, चाहे आपकी तरफ से कैश अभी गई है नहीं गई है, डजेंट मैटर। अगर ये इस साल की इनकम को अर्न करने के लिए किया गया है तो ये इसी साल रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जो एक्सपेंडिचर आपने पे नहीं किया है बट वो ड्यू हो चुका है, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी तरह से इनकम 2 तरह की होती है, एक होती है एक्रूड इनकम और एक होती है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम कौन सी होती है, कि जो इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था
कि सपोज कीजिए नेक्स्ट ईयर का रेंट आपको इसी साल मिल गया है, बट वो इनकम तो नेक्स्ट ईयर की है, तो वो प्रीपेड इनकम होगी। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, नेक्स्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। बट जो एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम कि सपोज कीजिए जो आप जिसने आपसे वो किराए पर ले रखा था कमरा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी ले रखी थी, उन्होंने उसके रिगार्डिंग पेमेंट इस साल की जो बन रही थी वो नहीं दी है। अगर वो उन्होंने इनकम नहीं दी है तो वो आपकी एक्रू हो जाएगी। दैट मीन्स कि वो आपको मिलनी चाहिए थी इसी साल में, आपने वो इनकम अर्न कर ली है बट आपको कैश में रिसीव नहीं हुई है। ऐसी इनकम जो कैश में रिसीव नहीं हुई है वो हमारी होती है एक्रूड इनकम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास कंसेप्ट। सीधा सा जो मतलब है, ये थोड़ा मैं डिटेल में जा चुकी हूँ, आपके कंसेप्ट को ही क्लियर करने के लिए गई हूँ इतनी डिटेल में। अगर आपको नहीं देखना है इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हो इस पोर्शन को। बेसिक कंसेप्ट जो है वो सिर्फ यही है, मैचिंग कंसेप्ट सिर्फ इतना ही बोलता है कि अगर आप एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उस साल में जितनी इनकम हुई है सिर्फ उसी इनकम को रिकॉर्ड करो जो उस साल की है, अगले साल की है, पिछले साल की है, वो सब हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है, बाकी उसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे आगे, अभी इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे तो बैलेंस शीट में हमें उनकी एंट्री करनी होती है एज अ एसेट और लाइबिलिटी, वो क्या होता है वो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। सीधी सी बात इतना याद रखना है, जो मैंने अभी आपको ये जो थोड़ा बहुत बताया है, अगर ये समझ आ गया है तो सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखना। ठीक है, बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये चारों जो आपकी टर्म्स हैं, कोशिश करूंगी ये चारों टर्म्स को मैं सेपरेट वीडियोज़ में अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों टर्म्स। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। अभी 4 पॉइंट्स और हैं जो मैंने आपको बताए हैं ना पीछे, उसी के रिगार्डिंग है ये 4 पॉइंट्स, आप ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है पॉइंट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल यूजिंग और अप्लाइंग दिस कंसेप्ट। पहला क्या है, व्हेन एन आइटम ऑफ रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट वेदर पेड और नॉट शुड बी शोन एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सी बात है, जो भी आपको मैंने बताया है कि अगर आपको कोई रिवेन्यू अर्न हुआ है तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने रिकॉर्ड किया है, तो जो आपने रिवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया है उसके अगेंस्ट जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं, चाहे फिर वो आपने एक्चुअल कैश में पे किए हो चाहे ना किए हो, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर कैश में पे कर दिए हैं तो सही है, अगर कैश में अभी तक पे नहीं किए हैं दैट मीन्स ड्यू तो हो चुके थे, आउटस्टैंडिंग तो हो चुके थे, है तो इसी साल के, तो वो आपको फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, व्हेन अ पेमेंट फॉर द एक्सपेंस इज मेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। सपोज कीजिए आपने कोई पेमेंट एडवांस में कर दिया, दैट मीन्स आपने कोई एक्सपेंस की पेमेंट पहले से कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, तो वो आपको क्या करना है, वो पार्ट जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है वो आपको नेक्स्ट ईयर ही शो करना है एज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। इस साल आप उसे शो नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया था, सपोज कीजिए आपने कमीशन एजेंट की कमीशन जो है एडवांस में पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो जो पार्ट आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है कमीशन एजेंट का जो कमीशन है वो आप इस साल रिकॉर्ड नहीं करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो पार्ट इस साल से बिलोंग करता है वो इसी साल रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे फिर आपने कैश में अभी तक पे किया हो चाहे ना किया हो। उसी तरह इनकम पर हमारा ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। इनकम रिसीवेबल हमें ऐड करनी है रिवेन्यूज में, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमें अपने रिवेन्यू से माइनस करनी है। क्या कह रहे हैं कि जो इनकम आपको रिसीवेबल है दैट मीन्स कि जो एक्रू हो चुकी है, आपको मिलनी थी, आप अर्न कर चुके हो बट अभी कैश में रिसीव नहीं हुई है। सपोज कीजिए जिसको आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी थी वो किराएदार ने अभी तक आपका पैसा नहीं दिया है बट आपको वो इसी साल मिलना था, तो वो इनकम आप अर्न कर चुके हो, चाहे कैश में नहीं मिली है फिर भी आप उसे रिकॉर्ड करोगे और अपने रिवेन्यूज में ऐड करोगे। बट जो इनकम आपको एडवांस में मिल गया, सपोज कीजिए आपके किराएदार ने आपको पैसा अगले साल के लिए भी दे दिया है, तो वो जो पैसा है वो आपको अगले साल के लिए मिला है, इस साल का नहीं है, तो वो इस साल के रिवेन्यू में से माइनस कर दोगे, उन्हें रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स आपकी अनसोल्ड रहेगी हैं इस अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में, उनकी जो कॉस्ट है वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे और उन्हें जो है नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, क्योंकि वो गुड्स अगर आपने सोल्ड ही नहीं की है तो उनकी एंट्री इस साल में हम कैसे कर सकते हैं, उनकी एंट्री हम नेक्स्ट ईयर ही करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट जहाँ लिखा है द कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, सो एज दिस गुड्स विल बी सोल्ड ओनली ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितना आराम से, जितना क्लियरली, जितना डिटेल में पढ़ा सकती थी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है गाइस, मैंने कभी मना नहीं किया आप लोगों को बताने से। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। और अगर अच्छा लग गया है, समझ में आ गया है, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। और अगर नए हो चैनल पर, अभी तक आपको नहीं पता था इस चैनल के बारे में, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।